नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चुटकी पुन्नू गांव में हाथियों ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाया है। हाथियों के झुंड ने एक ही करमाली परिवार के 3 सदस्यों की जान ले ली, जबकि 5 अन्य ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार की शाम करीब 7 बजे हाथियों का झुंड गांव में घुस आया था। उस समय ग्रामीणों ने मशाल, शोर और अन्य उपायों से हाथियों को किसी तरह भगा दिया। हालांकि खतरा टला नहीं था। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे हाथियों का झुंड दोबारा गाँव में घुसा और इस बार जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने घरों के गेट तोड़े और अंदर घुसकर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। हाथियों के अचानक हमले से गाँव में अफरा तफरी मच गई। घरों के भीतर सो रहे बुजुर्ग जान बचाने के लिए बाहर निकले, लेकिन हाथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हाथियों ने पटक पटक कर 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गंगा करमाली, कमली देवी और गणेश करमाली की पत्नी भगिया देवी के रूप में हुई है। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस हमले में 5 अन्य ग्रामीण भी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की एक साथ मौत से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। इसके बावजूद हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले रामगढ़ जिले में हाथियों ने रविंद्र दांगी को मारुति वैन से खींचकर मार डाला था। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आप भी सहारा इंडिया में निवेश किए हैं पैसे को, तो आपके लिए बड़ी खबर है। 15 फरवरी से सहारा निवेशकों के पैसे लौटने की प्रक्रिया को लेकर नई हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए तक के रिफंड को लेकर नई सूची तैयार की गई है, जिसमें कई राज्यों के निवेशकों के नाम शामिल हैं। यह रिफंड प्रक्रिया CRCS रिफंड पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जहाँ पहले ही कई निवेशकों को राशि मिल चुकी है। अब दावा किया जा रहा है कि अगली सूची में शामिल लोगों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन निवेशकों ने सही दस्तावेजों के साथ आवेदन किया है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से भुगतान मिलेगा। हालांकि यह साफ किया जा रहा है कि भुगतान सूची के आधार पर होगा और सभी लोगों को एक साथ पैसा मिलना संभव नहीं है। सरकार और संबंधित एजेंसियां लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। निवेशकों से अपील है कि वे किसी अफवाह या दलाल के झांसे में न आएं और सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के लोगों को यातनाएं, गरीबी और अशिक्षा ही मिली। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जैसे संघर्ष करके झारखंड राज्य हासिल किया गया, वैसे ही अब अपने हक और अधिकार के लिए भी हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे वह राजनीतिक हो या कानूनी। कार्यक्रम में सोरेन ने लोगों को जोहार कहते हुए कहा कि आज जोहार सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी इसे सम्मान और पहचान मिल रही है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव घोषित होने के कारण कार्यक्रम सीमित समय का है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी दिन रात हर मौसम और हर चुनौती में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने ऐतिहासिक स्थल का उल्लेख करते हुए कहा कि यहीं से आदिवासी मूलवासी अधिकारों और अलग झारखंड राज्य की घोषणा हुई थी। अंत में मुख्यमंत्री ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए राज्य को संवारने का संकल्प लेने की अपील की। राजधानी समेत झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड बढ़ने का अनुमान है। राज्य में शुक्रवार से पारा नीचे गिरेगा और रात के दौरान कनकनी बढ़ेगी। सुबह में कुहासा छाएगा। इस दौरान अगले 5 दिनों के अंदर रांची का न्यूनतम का पारा 5 डिग्री तक नीचे आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान सुबह में राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कुहासा पड़ने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों पर हल्के बादल छाए रहे। शुक्रवार से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा और सर्द हवाओं के आने से राज्य में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों पर हल्के बादल छाए रहे। शुक्रवार से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा और सर्द हवाओं के आने से राज्य में ठंड बढ़ेगी। राजधानी में न्यूनतम 13.1 डिग्री दर्ज की गई, वहीं अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री रहा, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री रहा था। हालांकि राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में गुरुवार को पलामू, गढ़वा, चतरा में घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुहासा का प्रभाव राज्य के अन्य हिस्सों में भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गत दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय में हुई बर्फबारी और देश के उत्तरी भागों में बारिश के बाद अब उत्तर से आने वाली हवा झारखंड में ठंड बढ़ाएगी। 8 फरवरी तक इसका असर रह सकता है। दुबई में झारखंड के 14 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला और कंपनी ने पासपोर्ट भी रोक रखे हैं। सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। परेशान मजदूरों ने वीडियो जारी कर भारत सरकार और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब इस मामले पर प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। लंबे समय से रुकी हुई 17वीं और 18वीं किस्त अब एक साथ 8 से 10 फरवरी के बीच जारी की जा रही है। सरकार के अनुसार इस चरण में राज्य के 12 जिलों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। दोनों किस्तों को मिलाकर लाभुक महिलाओं के खातों में कुल 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि दिसंबर और जनवरी की किस्तें नहीं मिलने से महिलाएं परेशान थीं, लेकिन अब राशि एक साथ मिलने से घरेलू खर्च और जरूरी जरूरतों में मदद मिलेगी। मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि बाकी जिलों में भी जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महिलाओं में इस फैसले से खुशी और राहत का माहौल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का आज पूरे राज्य में आज तीसरा दिन रहा। कल राज्य के सभी जिलों में एक साथ परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित की गई। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा। इस वर्ष करीब 7.5 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। इंटर मैट्रिक परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसान भाइयों और ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत कई राज्यों में बकरी पालन लोन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन देना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें कम निवेश में अच्छा मुनाफा होता है। बकरियां कम समय में तेजी से बढ़ती हैं और उनके दूध व बिक्री से हजारों रुपए की आमदनी संभव है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बेरोजगारी कम होगी। झारखंड की विरासत अब सियासत के केंद्र में है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर सोनाहातू के चौकाहातू मेगालिथ साइट को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग की है। सुदेश महतो का दावा है कि चौकाहातू भारत का सबसे बड़ा महापाषाण स्थल है और हजारों साल पुरानी मुंडा जनजाति की हड़गड़ी परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर ये स्थल इतना महत्वपूर्ण है तो अब तक राज्य और केंद्र सरकारें क्यों सोई रही? क्या आदिवासी विरासत केवल चुनाव और बयानबाजी तक सीमित रह गई है? सुदेश महतो ने बुंडू में स्टैच्यू ऑफ उलगुलान स्मारक पर भी सहयोग मांगा, लेकिन अब निगाहें इस पर हैं कि मांग सिर्फ फाइलों में सिमटेगी या सच में जमीन पर उतरेगी। गरीब और असहाय परिवारों के लिए झारखंड सरकार 2026 के फरवरी महीने में एक बड़ी राहत भरी योजना सामने लाई है। ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की सोलर योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों में लोगों को 50 से 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक आवेदन स्वीकृत होते ही लाभार्थियों को सोलर प्लांट लगाने की अनुमति मिल जाती है। देश भर में हजारों लोग पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को पहले अपने खर्च पर सोलर प्लांट लगवाना होगा, जिसके बाद सब्सिडी की राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से क्षेत्र के अनुसार 60 से 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाने वालों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा, क्योंकि अतिरिक्त बिजली सरकार को भी दी जा सकती है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और खेत या मकान की रसीद जरूरी होगी। आवेदन शुल्क करीब 500 रुपए बताया जा रहा है। सोलर योजना के जरिए लोग बिजली की बढ़ती परेशानी से राहत पा सकते हैं। झारखंड का शिक्षा विभाग इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि शिक्षकों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया है। राज्य के 10 जिलों के 68 उत्क्रमित हाई स्कूलों में कार्यरत 161 शिक्षक और कर्मचारी पिछले 6 महीने से वेतन के बिना काम कर रहे हैं। इनका करीब 6 करोड़ 18 लाख रुपए का बकाया अब तक नहीं चुकाया गया है। फंड की कमी का असर योजनाओं पर भी पड़ा है। बच्चों की पोशाक और स्कूल किट योजना ठप पड़ी है, जबकि सत्र खत्म होने को है। कई स्कूलों में हैंड वॉश और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। गौरतलब है कि 2016-17 में 189 स्कूल अपग्रेड किए गए थे। बाद में 2022-23 में पदस्थापना हुई, लेकिन वेतन की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी। 2025-26 में भी पर्याप्त बजट नहीं मिलने से संकट और गहरा गया है। करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को योजना की 21वीं किस्त जारी की थी और अब अगली किस्त का समय नजदीक आ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सरकार कभी भी 22वीं किस्त किसानों के खाते में भेज सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसानों के लिए कुछ और बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। संकेत साफ हैं कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि पहुंच सकती है। किसानों से अपील है कि वे अपना ई-केवाईसी और बैंक विवरण अपडेट रखें, ताकि किस्त मिलने में कोई दिक्कत न हो। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने गुरुवार को 14वीं राज्य सिविल सेवा 2025 के लिए रिक्तियां जारी कर दी हैं।
इस बार 103 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। ये 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की तुलना में 239 पद कम हैं, यानी करीब 70% सीटों में कटौती की गई है। पिछली बार कुल 342 पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। इस हिसाब से यह प्रथम जेपीएसएससी को छोड़कर सबसे छोटी सिविल सेवा भर्ती परीक्षा है। कम सीटें होने के कारण इस बार ज्यादा कड़ा मुकाबला करना होगा। इस परीक्षा के लिए 31 जनवरी से पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो 14 फरवरी तक चलेगा। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी फॉर्म की हार्ड कॉपी 17 फरवरी को जमा करा सकेंगे। वहीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी 8 मार्च को ली जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा पद पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के हैं, तो सबसे कम जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक और काराधीक्षक के पद हैं। रांची और आसपास के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जल्द ही उन्हें भोपाल जाने के लिए सीधी ट्रेन सुविधा मिल सकती है। प्रस्तावित भोपाल धनबाद एक्सप्रेस, जिसे सप्ताह में 3 दिन चलाने की योजना है, उसके मार्ग परिवर्तन के सुझाव को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। पहले यह ट्रेन चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल और डाल्टनगंज होते हुए जाने वाली थी, लेकिन अब इसे टोरी, लोहरदगा, रांची, मेसरा और बरकाकाना के रास्ते चलाने की मांग मान ली गई है। जेडब्ल्यूसीसी सदस्य अरुण जोशी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने पुष्टि की है कि इस प्रस्ताव पर जल्द ही रेल मंत्रालय स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह फैसला यात्रियों के हित में है, जिससे रोजगार, व्यापार, शिक्षा और इलाज के लिए यात्रा करना आसान होगा। क्रिकेट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने खेल के 73 नियमों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। टेस्ट क्रिकेट में अब अगर दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरता है तो नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा। वहीं खिलाड़ियों को लेमिनेटेड बैट इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा खेल की गति, अंपायरिंग और तकनीक से जुड़े कई नियम बदले गए हैं। इन बदलावों का असर आने वाले सीजन में साफ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाला मामले में दायर उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। ऐसे में जमानत पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। मंगलवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। ऐसे में जमानत पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना सरेंडर किए किसी भी तरह की राहत की मांग कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सुनाए गए फैसले के बाद अब नवीन केडिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति अब बिखरती नजर आ रही है। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और दलों के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि समर्थित प्रत्याशी के साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिससे पार्टियों का डैमेज कंट्रोल पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। गैर दलीय चुनाव होने के कारण सभी प्रमुख दलों ने एक एक प्रत्याशी को समर्थन देने की रणनीति बनाई थी, लेकिन समर्थन की घोषणा होते ही बगावत शुरू हो गई। सबसे ज्यादा उथल पुथल भाजपा में देखने को मिली। धनबाद में भाजपा नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने पार्टी छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया। वहीं रांची में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के अलावा 4 अन्य लोगों ने भी नामांकन दाखिल किया है। झामुमो की रीना तिर्की ने भी नामांकन भरा है, जबकि पार्टी के 5 अन्य नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से रांची मेयर पद के लिए रमा खलखो एकमात्र प्रत्याशी हैं। होली आने में अब सिर्फ 1 महीना बचा है और झारखंड आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ गई है। राजधानी रांची और हटिया पहुंचने वाली ज्यादातर प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। झारखंड में अब 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का बाल आधार पंजीकरण और भी आसान होने जा रहा है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में इसके लिए अलग कमरा होगा, जहां कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बच्चों का आधार बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी CSSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है। भैंस पालन पर अनुदान दिया जाएगा। जिले को कुल 39 भैंस पालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक भैंस पर 1,21,000 रुपए का अनुदान निर्धारित किया गया है। यह पहल समग्र भैंस पालन योजना के अंतर्गत की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली बार भैंस पालन के लिए अनुदान योजना लाई गई है। इसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को सौंपी गई है। जिला गव्य पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित पशुपालकों को विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से उन्नत मुर्रा नस्ल की दुधारू भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। यह नस्ल प्रतिदिन 12 से 16 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। इससे जिले के कुल दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। निर्धारित लक्ष्य के तहत सामान्य वर्ग के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 4 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 भैंस शामिल की गई हैं। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50%, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 75% तक अनुदान दिया जाएगा।
बताया गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि दुग्ध व्यवसाय को भी नई गति मिलेगी।